गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा SST। चैप्टर चला था हमारा 13 चैप्टर शिल्प और शिल्प तथा उद्योग। उसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे आगे का 20वीं शताब्दी में उद्योगों का विकास। देखिए हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब अंग्रेजों का ब्रिटिशों ने भारत पे कब्जा किया, जो भारत का उद्योग था वो किस तरीके से प्रभावित हुआ, उसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों के भारत आगमन का परिणाम प्राचीन भारतीय उद्योगों के पतन के रूप में परिलक्षित हुआ, किंतु भारतीयों को, देखिए यहाँ कुछ वर्ड हमारे दिख नहीं रहे हैं, वो है भारतीयों को अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ी। अतः 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय औद्योगिकरण के लिए प्रयास किए गए। जब 1850 ईस्वी में अपना स्थान पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए, तब ब्रिटिश सरकार पर भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना करने का दबाव बन गया। अतः 1905 ईस्वी में वाणिज्य तथा उद्योग विभाग की स्थापना की गई। इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन में भी भारतीयों को भारत में उद्योग के विकास के लिए जागरूक किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1917 ईस्वी से 1918 ईस्वी में नौ परिवहन में कठिनाइयों के कारण भारतीयों को एक अच्छा अवसर मिल गया। देखिए हमने पढ़ा था नौ परिवहन यानी जो नाव से आने जाने जो आयात निर्यात होता था उसमें भारतीयों को कठिनाई आने लगी थी, कर बढ़ा दिया था और मिल गया, क्योंकि ब्रिटिशों को तैयार माल की प्राप्ति के लिए भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ब्रिटिश पूंजीवादी तथा उद्यमियों ने वहां चाय तथा कॉफी के बागान, कपड़ा मिल तथा खनन के उद्योग की स्थापना की पहल की। इस ब्रिटिश लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की गई। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय उद्योगों ने ब्रिटिश तथा यूरोपीय उद्योगों को टक्कर देने का साहस दिखाया। मुख्यतः कपास, जूट, कोयला, लौह इस्पात तथा बागान के उद्योगों में 19वीं शताब्दी के मध्य में ये उद्योग आधुनिक तरीकों से संगठित होने लगे। इस तरह भारत के कुल निर्यात के निर्यात का अनुपात 1879 ईस्वी में मात्र 8% बढ़कर 1892 ईस्वी में 15% तथा 1907 ईस्वी में से 1908 ईस्वी तक 22% हो गया। इसी समय कुल आयात के निर्मित आयात का अनुपात 1879 ईस्वी में 65% से गिरकर 1892 ईस्वी में 57% तथा 1907 से 1908 ईस्वी में 53% हो गया। ये था उद्योगों के बारे में। रेलवे टेलीग्राफ की भूमिका। रेलवे टेलीग्राफ के विकास को भारत में उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। इन उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह तथा कच्चे माल का स्थानांतरण तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना था। इसके साथ ही रेल व टेलीग्राफ किसी स्थान पर हुए विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को तेजी से भेजने के काम भी आए, जिसने विद्रोह को कुचलने तथा देश के विभिन्न भागों में फैली अशांति को समाप्त करने में ब्रिटिशों की मदद की। अब उस समय जो अंग्रेजों का काल था उसमें कौन कौन से मुख्य उद्योग थे, कौन कौन से उद्योग हमारे बनाए गए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में मुख्य उद्योग निम्न हैं। नंबर 1 है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। भारत का फेमस उद्योग था। हमने इसे पहली वीडियो में पढ़ा था। 3 प्रमुख उद्योग थे, उसमें एक वस्त्र उद्योग भी था। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीन उद्योगों में से एक। हथकरघों का उपयोग वस्त्रों को बुनने के लिए किया जाता था। उद्योग मशीन निर्मित वस्त्रों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सके। फिर नंबर 2 है हमारा जूट उद्योग। प्रथम जूट मिल का प्रारंभ बंगाल में 1855 ईस्वी में हुआ। यह उद्योग बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि यह कच्चे माल का मुख्य स्रोत था। देखिए जो बंगाल में हमारा जो ये जूट उद्योग था वो बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि ये कच्चे माल का मुख्य स्रोत था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे।
जूट मिलों की संख्या 1887 ईस्वी में 20 से बढ़कर 1901 ईस्वी में 36 तथा 1914 ईस्वी में 64 हो गई। यह उद्योग ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक प्रोत्साहन पाया। 1914 ईस्वी में इस उद्योग में 2 लाख से भी ज़्यादा लोग कार्य करते थे। अब आता है कोयला खनन उद्योग। देखिए, हमने 2 उद्योग के बारे में पढ़ लिया है, जूट उद्योग के बारे में और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अब पढ़ते हैं कोयला खनन उद्योग। रेलवे के प्रारंभ के साथ जो कोयले का मुख्य उपभोक्ता था, कोयला खनन उद्योग विकसित होना प्रारंभ हो गया। इसका प्रारंभ 1850 ईस्वी में बंगाल में रानीगंज में हुआ था। यह बंगाल व बिहार के अन्य भागों में फैल गया। कोयले की खानों की संख्या 1879 ईस्वी में 56 से बढ़कर 1895 ईस्वी में 123 हो गई। कोयला उत्पादन 1914 ईस्वी में 16.5 मिलियन टन से बढ़कर 1938 ईस्वी में 28.34 मिलियन टन हो गया। 1915 ईस्वी में यह उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोग कार्यरत थे। अब नेक्स्ट है हमारा चीनी उद्योग। स्वतंत्रता से पूर्व चीनी उद्योग गुड़ तथा खानसारी के साथ भारत के मुख्य उद्योगों में से एक था। इसका उत्पादन 1920 ईस्वी में 73,000 टन से भी अधिक था, जो 1936 ईस्वी में बढ़कर 1.23 मिलियन टन से भी अधिक हो गया। भारत चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया तथा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बनकर उभरा। देखिए, उस समय भारत क्या था, सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर भारत सामने आया। लौह इस्पात उद्योग बहुत से अन्य उद्योगों का कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा आधारभूत स्रोत है। 1911 ईस्वी में टिस्को की स्थापना के बाद यह उद्योग और विकसित हुआ और 1911 ईस्वी में 35,000 टन के अल्प उत्पादन से शुरू होकर 1936 ईस्वी में यह 39,65,000 टन हो गया। देखिए, उस समय भारत में जितने भी उद्योगों की स्थापना की गई वो बहुत तेजी से फैल रहे थे, मतलब कि बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रहे थे। इस काल में भारत में बागान उद्योग की भी स्थापना हुई। आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशों ने कृषकों को नील कृषि के लिए बाध्य किया, जो सूती वस्त्र उद्योग में रंगाई के काम आता था, किंतु कृत्रिम रंगों के प्रारंभ होने के बाद नील बागान का महत्व कम हो गया। 19वीं शताब्दी के माध्यम में बंगाल व असम में चाय के बागान विकसित हुए तथा इसके बाद अन्य स्थानों पर इसका विस्तार हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु। चाय एक मुख्य वस्तु है जो भारत में उपयोग की जाती है तथा अन्य देशों में इसका निर्यात किया जाता है। कॉफी के बागान दक्षिण भारत, मुख्यतः मैसूर, कुर्ग, केरल आदि में स्थापित किए गए। यह अधिकांश यूरोप में निर्यात की जाती थी। यहाँ यह बताना उपयुक्त होगा कि इन बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, जबकि सरकार इनके स्वामियों के प्रति भेदभावपूर्ण थी। अब आता है हमारा प्रकरण अध्ययन वस्त्र मतलब कि वस्त्र उद्योग के बारे में हम इस वाले उसमें पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिशों के आने से पूर्व वस्त्र मुख्यतः हाथ करघे से बुने जाते थे। ये उस समय संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे, किंतु जब यूरोप में विकसित हुए वैद्युत करघे ने उत्तम गुणवत्ता वाले वस्त्र उपलब्ध कराए तो भारतीय वस्त्रों की मांग काफी हद तक गिर गई। इसके साथ साथ ब्रिटिशों की भेदभावपूर्ण नीति ने भी इनके महत्व को कम कर दिया। प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कोवासजी नोम्भे द्वारा मुंबई में की गई 1867 ईस्वी में तथा इसके बाद भारत विशेष कपास का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों जैसे अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर आदि में अनेक मिलों की स्थापना की गई। सूती मिलों की संख्या 1879 ईस्वी में 59 से बढ़कर 1905 ईस्वी में 206 हो गई तथा इन मिलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1879 ईस्वी में लगभग 43,000 थी, जो 1905 ईस्वी में लगभग 2 लाख हो गई। सूती वस्त्र उद्योग को ब्रिटिश उद्योगों के साथ कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। फिर भी भारत अपने बहुत से वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे ढाका वर्तमान में बांग्लादेश का मुस्लिन, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान का कालीन और कश्मीर का शॉल तथा बनारस उत्तर प्रदेश का जरी कार्य। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र कृष्णनगर, चंदेरी, अरनी तथा बनारस थे। कुछ स्थान विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध नागपुर सिल्क प्रसिद्ध है, जैसे अहमदाबाद धोती व दुपट्टा के लिए, लखनऊ चिकन की कढ़ाई के लिए, नागपुर सिल्क किनारों के लिए, मालदा व मुर्शिदाबाद रेशम उत्पाद के लिए,
कश्मीर, पंजाब व पश्चिम राजस्थान ऊनी वस्त्रों के लिए आदि। यद्यपि उद्योगों का प्रारंभ हो गया था, फिर भी भारतीय लोगों द्वारा कुटीर उद्योगों में बुनाई जारी रही, क्योंकि उनमें से बहुत से इन उद्योगों में संलग्न थे। इन उद्योगों का पतन जो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर हुआ। वर्तमान में भारतीय वस्त्र उद्योग का एक बड़ा उद्योग है। बुनाई में तकनीकी विकास। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी बुनाई में तकनीकी विकास। देखिए, आप भी जानते हो आज के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेमस होती है। जो लखनऊ की चिकन की कढ़ाई है वो आज भी बहुत फेमस है। और अहमदाबाद तो वस्त्रों का मतलब कि मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आपको पता है। चलिए अब बुनाई की तकनीकी विकास पढ़ते हैं। ब्रिटिशों के आने तक भारतीय वस्त्र हाथों से बनाए जाते थे। ब्रिटिशों के मशीन निर्मित वस्त्रों को टक्कर देने के लिए भारतीय ने भी तकनीकी विकास की ओर बढ़े। उन्होंने भी वैद्युत करघे का उपयोग बुनाई में करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में कपड़े मिलों में बुनाई के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है तथा विश्व के सबसे अच्छे बुनाई कार्य में प्रतिस्पर्धा की जाती है। अब बुनकरों की स्थिति। वस्त्र उद्योग भारत के सबसे अधिक मानव संसाधनों को नियुक्त करने वाले उद्योगों में से एक रहा है। भारत में बुनकरों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम समूह में वे बुनकर आते हैं जो कुटीर उद्योगों में छोटे पैमाने पर हाथकरघे या वैद्युत कारगर का उपयोग करके अपने वस्त्र बुनते हैं। बुनकरों के अन्य समूह में मील श्रमिक आते हैं। बुनकरों की संपूर्ण अवस्था दयनीय ही रहती है, क्योंकि उन्हें दूषित वातावरण में बहुत कम वेतन पर कार्य करना पड़ता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि आज भी जब भारत में सभी लोग अपने आत्मनिर्भर बनने हैं, जो बुनकर हैं हमारे, उनकी स्थिति अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। तो इस चैप्टर में हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान किस तरीके से हमारा जो उद्योग था वो था, और शिल्पकारों का किस तरीके से शोषण किया गया, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर के नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।